हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवायरनमेंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है यह बहुत ही विस्तृत सभ्यता है। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक यही माना जाता था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन जब इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो यह माना गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ना ही यह हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है बल्कि यह विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो आज इसी सभ्यता के बारे में हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले नंबर देखेंगे कि आखिर इसकी खोज किसने की, इसका टाइम पीरियड कहाँ से लेकर के कहाँ तक हुआ, इसका नाम क्या क्या है, इसका उद्भव मतलब इसका क्या कह सकते हैं कि उद्भव कैसे हुआ, इसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या क्या रही हैं, इसके आर्थिक जीवन कैसा रहा, राजनीतिक जीवन कैसा रहा, सामाजिक जीवन कैसा रहा, धार्मिक जीवन कैसा रहा, इन सभी जीवन के बारे में हम इन सभी विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर हम देखते हैं कि आखिर इसकी खोज कहाँ से हुई। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि 1820 में सर चार्ल्स मैसन जो कि ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति थे, चार्ल्स मैसन, उन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और जब उन्होंने उस क्षेत्र का विजिट किया वहां पर आकर के उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ वहां से जानकारियां प्राप्त हुई। तो उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई उन्होंने उठा करके एक पत्रिका निकाली, नैरेटिव्स ऑफ जर्नी, और उस पत्रिका में उन्होंने जो जो उनका ऑब्जर्वेशन रहा उन्होंने उसमें छाप दिया और यह पत्रिका उन्होंने प्रकाशित कर दी। जब यह पत्रिका प्रकाशित हुई तो पूरे में यह खबर फैल गई कि शायद यहाँ पर या तो कोई ना कोई सभ्यता है या फिर यहाँ कुछ ना कुछ पुरानी बहुत चीजें यहाँ पर मिल सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में 1856 में ब्रिंटन बंधु, जैसे कि एक जेम्स ब्रिंटन हो गया और दूसरा हो गया विलियम ब्रिंटन, इन्हें ब्रिंटन बंधु कहा जा सकता है। तो इन दोनों के नेतृत्व में लाहौर से लेकर के कराची के मध्य रेलवे ट्रैक चल रहा था। तो जब वहां पर रेलवे ट्रैक डल रहा था तो इन लोग को वहां पर ईंटों की जरूरत पड़ी और कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने आसपास में देखा और उन्हें वही पाकिस्तान से जो भी पंजाब से जो भी ईंटें प्राप्त हुई तो उन्होंने उठा करके अपने रेलवे ट्रैक में बड़ी ही आसानी से लगा लिया, यूज कर लिया। उन्हें ईंटें देख करके यह लगा कि हाँ, शायद हो सकता है कि ये जो ईंटें हैं ये किसी पुरानी हवेली की, पुराने भवन की हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन उसी समय पे, उसी बीच में 1853 से लेकर के 1856 के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस क्षेत्र का दौरा किया, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता जरूर है। उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया और उसके बाद में उन्होंने जानकारी निकालने की प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें भी इतनी खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई जितनी होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सन 1921। सन 1921 में सर जॉन मार्शल, जो कि हमारे भारत के पुरातत्ववेत्ता के संचालक थे, तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई शुरू हुई और जब यहाँ पर खुदाई शुरू हुई तो एक के बाद एक यहाँ से स्थल प्राप्त होने शुरू हो गए। ठीक है, और आज की डेट में यदि हम देखें तो करीबन लगभग 1500 स्थल हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इसकी खोज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। जैसे कि 1820 में चार्ल्स मैसन आए, उन्होंने एक पत्रिका निकाली, नैरेटिव ऑफ जर्नी, और उसमें उन्होंने वहां का विवरण दिया। 1856 में यहाँ पे जेम्स ब्रिंटन, विलियम ब्रिंटन, इनके द्वारा रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, वहां से उन्होंने ईंटें प्राप्त की। 1853 से 56 के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम का यहाँ पर विजिट हुआ और 1921 में सर जॉन मार्शल आए और उनके नेतृत्व में यहाँ पे कार्य होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यह था इसकी खोज के संबंध में। अब हम बात करेंगे इसके नामाकरण के समय काल के बारे में कि देखिए इसका जो टाइम पीरियड रहा तो आखिर टाइम पीरियड क्या रहा होगा। देखिए इसके जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह सारे के सारे साक्ष्य पुरातत्व पर आधारित है। मतलब जितने भी साक्ष्य है पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित हैं। जो हमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं उन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि सभी स्रोत जो है वह डायग्रामेटिकली उन्होंने लिख रखे हैं। ठीक है, तो उसे पढ़ा नहीं गया है। तो जितना भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है वह केवल जो स्रोत प्राप्त हुए हैं, जो चीजें वहां की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनकी कार्बन डेटिंग की गई है और उससे पता चला गया है कि यह जो जानकारी है यह किस समय की हो सकती है। तो सर जॉन मार्शल, जो कि हमारे भारत के पुरातत्ववेत्ता थे, उसके संचालक थे, उन्होंने टाइम पीरियड इसका बताया सन 3250 बीसी से लेकर के 2750 बीसी तक, यह समय उन्होंने बताया। लेकिन एक पद्धति है कार्बन 14 पद्धति, जिसके द्वारा आप किसी भी जीवाश्म की आयु का
पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस पद्धति से जब पता लगाया गया तो यह ज्ञात हुआ कि यह जो समय रहा होगा लगभग 2300 बीसी से लेकर के लगभग 1750 बीसी तक का इसका समय रहा होगा। और डीपी अग्रवाल जो है उन्होंने इस चीज का समर्थन किया और सर्वमान्य जो डेटा माना जाता है वह इसी को माना जाता है। ठीक है, एक तो बताया सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 और कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2300 से लेकर के 1700 तक इसका जो समय रहा वह रहा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगली टॉपिक के बारे में जो है नामकरण। ठीक है, अब इसके नामकरण में देखें तो केवल इसके दो नाम हैं जो कि अधिक प्रचलित देखे जाते हैं। एक तो है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे मिला है, इस कारण से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पहला प्रमाण मिला था वह हड़प्पा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो शुरू से यह परंपरा चली आ रही है कि यदि कभी भी किसी भी क्षेत्र किसी भी सभ्यता के नामकरण में यदि कोई दिक्कत होती है तो उस क्षेत्र के स्थान उस क्षेत्र या फिर उस स्थान के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया जाएगा जो स्थान उन्हें पहली बार प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा उन्हें पहली बार प्राप्त हुआ पंजाब से, तो उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र का नाम, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। ठीक है, तो इस सभ्यता के दो नाम प्रचलित हैं, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। अगली हम बात करते हैं इसके उद्भव के बारे में। ठीक है, कि आखिर यह जो सभ्यता है कहाँ से शुरुआत हुई। तो इसमें भी लोगों में मतभेद देखने को मिलते हैं। जो विदेशी लोग हैं वह यह कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं वह हमारे भारत आए होंगे और उन्होंने आकर के सभ्यता का निर्माण किया। इसके बाद में जो स्वदेशी लोग हैं वह यह बताते हैं कि जो जनजाति लोग थे उन्होंने ही हमारी सभ्यता का जन्म किया है। ठीक है, तो जो विदेशी लोग हैं उनमें जॉन मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड गार्डन, डीपी कौशाम्बी, ये जो सभी लोग हैं ये विदेशी मत का समर्थन करते हैं। और जो देशी मत का समर्थन करते हैं या फिर जो स्वदेशी मत का समर्थन करते हैं उनमें टी.एन. रामचंद्र एवं लक्ष्मण प्रसाद। यह बताते हैं कि ये जो हमारे भारत के जनजातीय लोग थे उन्होंने ही सभ्यता का विस्तार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे विशेषता के बारे में। तो यह देखिए, ये जो हमारी सिंधु सभ्यता है इसकी काफी विशेषताएं देखने को मिली है। काफी विशेषताएं जिनमें से नगरीय सभ्यता, जिसे इसी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता है, व्यापार प्रधान सभ्यता कहा जाता है और विस्तृत सभ्यता कहा जाता है। इतने सारे नामों से यह सभ्यता जानी जाती है। आखिर क्यों, आइए हम इनको समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो जितनी भी पुरानी सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं वह अधिकतर ग्रामीण सभ्यताएं हैं, लेकिन यह जो सभ्यता है यह नगरीय सभ्यता है। एक पूरा व्यवस्थित इसमें नगर हमें प्राप्त हुआ है जिस कारण से हम इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि कांस्ययुगीन सभ्यता। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय पे कांसे का उपयोग अधिक किया गया जिस कारण से इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इस समय में कांसे की खोज हो गई थी और इसी कारण से इस सभ्यता में कांसे का उपयोग अधिक किया गया। ठीक है, इसके बाद में इसकी अगली विशेषता है आदि ऐतिहासिक सभ्यता। देखिए, इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, लिखित स्रोत भी मिले हैं। लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत है उनके आधार पर ही इस पूरी सभ्यता का कल्पना की गई है। लेकिन जो इसकी लिखित स्रोत मिले हैं उन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है, जिस कारण से इस सभ्यता को आध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। मतलब इतिहास तो है लेकिन वह पूरा नहीं है, आधा है, इस कारण से आध ऐतिहासिक सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो अगली विशेषता है वह है शांति प्रिय सभ्यता। देखिए, इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी तक जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वहां से ना तो किसी अस्त्र शस्त्र के प्रमाण मिले हैं और ना ही किसी राजा महाराजाओं के यहाँ से प्रमाण मिले हैं, जिससे कि यह कहा जा सके कि यह जो सभ्यता है यहाँ पे कोई युद्ध हुए हैं। यदि यहाँ पे युद्ध नहीं हुए हैं इस कारण से इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहा जा सकता है। इसके बाद में इसकी अगली विशेषता आती है व्यापार प्रधान सभ्यता। तो इसे व्यापार प्रधान सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं वह लगभग कृषि प्रधान हुआ करती थी, वहां पर कृषि देखी जाती थी। लेकिन यह जो सभ्यता है यहाँ पर व्यापार देखा गया। ठीक है, इस कारण से सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहते हैं। यहाँ के जो नगर थे वह व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इसकी अगली विशेषता है विस्तृत सभ्यता। इसको विस्तृत सभ्यता इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यह जो सभ्यता है यह बहुत ही बड़ी क्षेत्र में विस्तृत थी। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता है यह विस्तृत थी। हमारे आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों क्षेत्रों में यह सभ्यता जो है यह विस्तृत थी। तो इस कारण से सभ्यता को विस्तृत सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। पहले हम बात करेंगे इसके राजनीतिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो चूंकि यहाँ से जितने भी साक्ष्य मिले हैं सारे साक्ष्य पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, जिस कारण से इस सभ्यता के बारे में एकदम करेक्ट जानकारी कोई भी नहीं बता पाया। अनुमान से सभी ने अपनी अपनी जानकारियां बताई हैं। ठीक है, तो कुछ इतिहासकारों के हिसाब से जो राजनीतिक स्थिति थी वह या तो यहाँ के व्यापारिक वर्गों के हाथ में होगी या फिर पुरोहितों के हाथ में होगी, क्योंकि वही यहाँ के बड़े लोग देखे गए हैं। कुछ इसे प्रजातांत्रिक भी कहते हैं। राजतंत्र इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे राजतंत्र के कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। पिगट सर जो है उन्होंने बताया कि जो हड़प्पा क्षेत्र है, हड़प्पा सभ्यता और जो हड़प्पा क्षेत्र और जो मोहनजोदड़ो है, उन्होंने इन दोनों नगरों को एक विस्तृत क्षेत्र की जुड़वा राजधानी कहा है। इसके बाद में आते हैं हंटर महोदय। सो उन्होंने बताया है कि इस सभ्यता को राजतंत्रात्मक की जगह प्रजातंत्रात्मक कहना ज्यादा उचित होगा। क्यों ज्यादा उचित होगा? क्योंकि ना तो यहाँ से किसी भी राजा के प्रमाण मिले हैं, ना ही यहाँ से किसी भी अस्त्र शस्त्र या फिर राजमहल के यहाँ से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। अब हम देखते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन में हम यह देखेंगे कि सामाजिक जीवन की जो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? इसकी सबसे छोटी इकाई थी परिवार। ठीक है, वर्ण व्यवस्था यहाँ पे नहीं देखी गई, लेकिन यहाँ पर जो है वह यह अनुमान लगाया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसी यहाँ पे व्यवस्था नहीं देखी गई। लेकिन यहाँ पर जो सामाजिक विभाजन है वह पेशा आधारित था। पेशा आधारित था अर्थात या तो व्यापारी वर्गों के हाथ में होगा या श्रमिक वर्गों के हाथ में होगा या शिल्पी वर्ग अलग अलग। इस तरह से जो वर्ग हैं ये अलग अलग बनाए गए हैं। व्यापारिक वर्ग अलग, इसके बाद में शिल्पी वर्ग अलग, इसके बाद पुरोहित वर्ग अलग, श्रमिक वर्ग अलग। इस तरह से इनमें विभाजन देखा गया है। ठीक है, और यह जो सभ्यता थी यह मातृसत्तात्मक थी। यहाँ पे मातृ देवी और उर्वरता की देवी के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं यह शांति प्रिय लोग थे, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, ना ही यहाँ से किसी भी राजा महाराजा के अस्त्र शस्त्र के और ना ही किसी युद्ध के यहाँ पे प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिससे यह माना जा सकता है कि यह जो सभ्यता थी यह बहुत ही शांति प्रिय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ठीक है, और वस्त्र ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आभूषण पुरुष महिलाएं दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पांसे खेलना, नृत्य गान करना, पशुओं को लड़ाना, यह काम ये किया करते थे। अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो इस समय का आर्थिक जीवन कैसा था? तो आर्थिक जीवन के लिए हम देखेंगे कृषि के बारे में। कृषि कैसी थी, उद्योग कैसे थे, यहाँ का पशुपालन कैसे हुआ करता था, व्यापार कैसा था, आयात निर्यात, इन सभी को हम देखेंगे तो हमें यहाँ का आर्थिक जीवन पता चलेगा। ठीक है, तो हम पहले नंबर बात करते हैं कृषि के बारे में। कृषि के हमें बहुत सारे यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मिट्टी के हल के मिट्टी के हल जो है वह हमें बंगाली से प्राप्त हुआ है, जबकि जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं वह हमें कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग जुताई, बुआई, सिंचाई इन सभी चीजों से परिचित थे। गेहूं, जौ, मटर इन सभी फसलों से भी यहाँ के लोग परिचित थे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो कपास है, कपास का पूरे विश्व में सबसे पहला जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वह हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गन्ना, रागी जैसी फसलों से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। लोथक और रंगपुर से तो चावल के भी साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यह जो थी यहाँ की कुछ कृषि के विषय में कुछ जानकारी थी, जैसे कि मिट्टी के हल के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई इस सब चीजों से लोगों परिचित थे। गेहूं, जौ, मटर इन सभी से भी परिचित थे। कपास का पहला प्रमाण यहाँ से मिला है और गन्ना, रागी से ये परिचित नहीं थे। ये जो कुछ प्रमुख हैं यह है कृषि से। तो हम बात करते हैं उद्योग से। ठीक है, तो इस समय का उद्योग कैसा था? तो उद्योग में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्रों का आयात निर्यात किया जाता था, और जो आयात निर्यात है वह देश विदेशों में भी किया जाता था। ठीक है, बर्तन निर्माण, जो बर्तन निर्माण है, इसके बाद में कुछ रथ बनाना और इसके बाद में शिल्प कला, खिलौने, मूर्ति बनाना, इस तरह के छोटे मोटे यहाँ पर उद्योग देखे गए।
अगला पॉइंट है हमारा पशुपालन। तो पशुपालन में कुंवरवाला सांड इनका प्रमुख पशु हुआ करता था। एक सींग वाला गेंडा मिला है, जो कि एक केवल इसका जो आकृति मिली है वो वह केवल एक काल्पनिक पशु के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, गाय घोड़ा इन जानवरों से भी ये लोग परिचित थे। पशुपालन क्यों करते थे? कृषि में सहायता हो जाए या फिर मांस दूध ये सब चीजें प्राप्त हो जाए उन्हें, इस कारण से ये कृषि करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से भी पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण होता था। जैसे कि कुत्ता एक पालतू पशु था, सबसे पहला पालतू पशु यदि देखा जाए तो वह कुत्ता ही था, है ना। और वह कृषि के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से, इन सभी दृष्टि से वह बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर था। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यापार के बारे में कि जो ट्रेड था वह कहाँ कहाँ होता था। तो जो व्यापार है वह आंतरिक और बाहर दोनों तरह के यहाँ पर व्यापार देखने को मिले हैं। जो बाहर व्यापार है वह कहाँ कहाँ मिला है? पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, मिस्र के क्षेत्रों में यहाँ का व्यापार देखा गया है कि यह यहाँ पर वह व्यापार हुआ करता था। यहाँ से आयात निर्यात दोनों प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि यहाँ से जो सामान है वह आयात भी हुआ करता था और निर्यात भी हुआ करता था। वस्तु विनिमय यहाँ की प्रणाली थी, मतलब यहाँ पर एक वस्तु को देकर के दूसरी वस्तु खरीदी जाती थी। यहाँ पर किसी भी मुद्रा का यहाँ से प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। निर्यात सूती वस्त्रों का, हाथी दांत का, इसके बाद में इमारती लकड़ी का, इन सब चीजों का निर्यात होता था। और आयात किस चीज का होता था? चांदी। जो चांदी टिन है यह ईरान, अफगानिस्तान इन क्षेत्रों से बुलाई जाती थी। इसके बाद में तांबा जो है वह हमारे राजस्थान की खेतड़ी से बुलाया जाता था। इसके बाद में सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से बुलाया जाता था। इसके बाद में लाजवर्ड जो है वह मेसोपोटामिया के क्षेत्र से, तथा जो गोमत है वह सौराष्ट्र के क्षेत्र से बुलाया जाता था। ठीक है, तो यह जो थे इनके ट्रेड से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। अब हम देखते हैं कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, अभी हमने आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन में हम देखें तो यहाँ पर लौकिक सभ्यता पाई गई है। देखिए, दो तरह की सभ्यता होती है, एक तो लौकिक सभ्यता और दूसरा अलौकिक सभ्यता। लौकिक सभ्यता वह होती है जिसमें हम उन चीजों की पूजा करते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि जल, प्रकृति, जानवर, है ना, इन सभी के बारे में। और अलौकिक सभ्यता वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं फिर भी हम उनका पूजन करते हैं। जैसे कि आज लौकिक और अलौकिक दोनों तरह की सभ्यताएं देखी जाती हैं। यहाँ से किसी भी मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं किसी भी मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, जिस कारण से यह इस प्रमाण की पुष्टि होती है कि यहाँ पे जो सभ्यता थी वह लौकिक सभ्यता थी। मातृदेवी और उर्वरता की देवी की यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में यहाँ के जो प्रमुख देवता थे वह पशुपतिनाथ थे। एक मोहर पर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसमें पशुपतिनाथ एक भगवान जो बीच में है और चारों तरफ उनके जो पशु वो बैठे हुए हैं। इसके बाद में यहाँ के जो लोग थे वह नाग पूजा, स्वास्थ्य पूजा, लिंग योनि पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, है ना, जो प्रकृति से जितनी भी चीजें रिलेटेड थी उन सभी की यह पूजा किया करते थे। इसके बाद में यहाँ से अग्निकुंड के भी कहा से लोथल और कालीबंगन दो जगह से अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यह जो था यह इनका धार्मिक जीवन था। कैसा था? लौकिक सभ्यता पर आधारित था। मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। मातृदेवी और उर्वरता की देवी के यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रमुख देवता यहाँ के पशुपतिनाथ हुआ करते थे और प्रकृति पूजन करते थे। इसके बाद में अग्निकुंड के भी यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यह जो थी यह थी हमारी धार्मिक सभ्यता से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो हमने आज इस सभ्यता के बारे में हर चीज अच्छे से पढ़ी। क्या क्या? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि इसकी खोज, इसका टाइम पीरियड, इसका नामकरण, इसका उद्भव कहाँ से कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या क्या रही, जैसे कि नगरीय सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। इसके बाद में बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी। ठीक है, तो जो भी चीजें थी इसके बारे में हमने पढ़ा। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम यह देखेंगे कि आखिर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। हमारे भारत में भी था, इसके बाद में पाकिस्तान में था और इसके बाद में था अफगानिस्तान में। इतने बड़े क्षेत्र में था। तो जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम यह देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और कितने किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ था।
इसके बाद में कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को